चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसान सवाल है, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं आसान उसके लिए है जो सारा कॉन्सेप्ट जानता हो, ठीक है, जो बढ़िया तरीके से पढ़ा हो, उसको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो, उसको लिए ही आसान लगेगा, नहीं तो ये थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को पूरा बढ़िया तरीके से आपको डिटेल में एनालाइज करते हैं कि क्या है। फिर कभी भी इस तरह का सवाल है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए LCR सर्किट बिहेव लाइक ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, कंपेयरिंग इट विथ ए फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्प्ड ऑसिलेटर having damping constant is your B. B the corrected equivalence would be, मतलब वहां पे L है तो यहाँ पर इंडक्टर है तो यहाँ पर मास है, यहाँ पर कैपेसिटर है तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है 1 बाई स्प्रिंग कांस्टेंट, रेजिस्टेंस है यहाँ तो डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा मैच करेगा। अगर हम एक डैम्प्ड LC ऑसिलेटर को कंपेयर करें एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर से जिसमें एक स्प्रिंग मास ब्लॉक रहेगा, तो उसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन बैठेगा, ठीक है, ये हम आपको बताते हैं। थोड़ा आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिएगा, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान से देख देख के समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, बिल्कुल सरफेस हमारा स्मूथ दिया हुआ है, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। और यहां पर एक स्प्रिंग दिया हुआ है ऐसे, और इस स्प्रिंग का साथ एक मास लगा हुआ है M, मास लगा हुआ है M। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है सवाल में K, स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग का मास, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्प्रिंग का वो कितना दिया हुआ है K, और उसके साथ हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है M, वो अटैच्ड है, ठीक है, हमारे साथ एक ब्लॉक M मास का अटैच्ड है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब हम क्या किए कि इस M मास के ब्लॉक को धक्का दे दिए आगे की तरफ, M मास के ब्लॉक को धक्का दे दिए आगे की तरफ। मान लेते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टिव फोर्स भी प्रेजेंट है, रेजिस्टिव फोर्स भी प्रेजेंट है। आपको पढ़ाए हैं, कितना बार बोल चुके हैं कि रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो होता है -B इंटू बी, जहां B होता है हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट, B होता है हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट। कितना बार बोल चुके, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट लगता है। का सर इस M मास पे हम डैम्पिंग फोर्स निकाल सकते, निकाल लेंगे, लेकिन जब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो डैम्पिंग फोर्स नहीं लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही ब्लॉक को हम धक्का देंगे आगे की तरफ धक्का देंगे तो ये ब्लॉक जो है लगातार आगे की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा। जैसे ही ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो एक स्पीड होगा उसके पास, जब स्पीड होगा आगे की तरफ, वेलोसिटी होगा आगे की तरफ, तो डैम्पिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। कौन सा फोर्स लगेगा? डैम्पिंग फोर्स। सर कोई और फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल, स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर कुछ समय के बाद सिचुएशन क्या होगा कि हमारा M मास का ब्लॉक आ जाएगा यहां पर, सामने की तरफ वेलोसिटी लेट्स मान लेते हैं v, ठीक है। फोर्स लगेगा स्प्रिंग वाला पीछे की तरफ k इंटू एक्स। सर और कोई फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल, पीछे की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगेगा एंड दिस विल बी b इंटू b। सर माइनस नहीं लगा है, माइनस तो दिखाई दिए, डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट है। सर फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स भी पीछे की तरफ है और स्प्रिंग फोर्स भी पीछे की तरफ है, दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स। सर रेजिस्टिव फोर्स भी पीछे की तरफ है, स्प्रिंग फोर्स भी पीछे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि इस M मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, नेट एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ और वेलोसिटी है आगे की तरफ। अगर हम इस M मास के ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें,
इस m मास के ब्लॉक पे न्यूटन लॉ अप्लाई करें तो आप बोलिएगा कि सर पीछे की तरफ फोर्स है हमारा कितना कितना b इंटू भी प्लस k इंटू एक्स, b इंटू भी प्लस k इंटू एक्स। और ये जो नेट फोर्स है वो इस m मास के ब्लॉक को स्पीड को बढ़ा रहा है घटा रहा है? आप बोलेगा स्पीड को सर घटा रहा है, तो लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखेंगे वहां पर माइनस dv बाई dt, माइनस dv बाई dt। ठीक है, ठीक है। ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा m इंटू dv बाई dt प्लस प्लस b इंटू v प्लस k इंटू एक्स बराबर क्या होगा 0। आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है वो लगातार स्प्रिंग को लगातार इलोंगेट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास m इंटू डी v की जगह पे dx बाई dt प्लस v इंटू dx बाई dt प्लस k इंटू एक्स बराबर 0। m से आप डिवाइड कर दीजिए, m से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो आएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाई m इंटू dx बाई dt और प्लस k बाई m इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 0। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे हमारा, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सर डैम्प्ड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि डैम्पिंग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस m मास के ब्लॉक की जो एनर्जी होगी वो लगातार सिस्टम से घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। सर स्प्रिंग की इस m मास के ब्लॉक की एनर्जी घटते क्यों जाएगी? यहां पे तो स्प्रिंग फोर्स भी दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स भी दिया हुआ है। यस, स्प्रिंग फोर्स भी दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स भी दिया हुआ है, लेकिन इस कंजर्वेटिव फोर्स के साथ साथ एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी दिया है, रेजिस्टिव फोर्स। और आपको पता है कि कोई भी वर्कडन अगर रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्कडन करते हैं तो वो एनर्जी में स्टोर नहीं बल्कि सिस्टम से एनर्जी के रूप में बर्बाद होता है, हीट के रूप में, साउंड के रूप में, इस तरह से। तो लगातार इस सिस्टम से एनर्जी लगातार घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी। पहले तो ब्लॉक जो है m मास का आगे की तरफ जाएगा, फिर फोर्स पीछे होने की वजह से फिर से ब्लॉक पीछे की तरफ आएगा 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 आएगा, फिर से स्पीड घटते 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 0 होगा, फिर उतना डिस्टेंस पे नहीं जा पाएगा क्योंकि एनर्जी तो सिस्टम से लगातार घट रही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी, m मास का ब्लॉक ऐसे करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा और फाइनली ब्लॉक किसमें आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। m मास का ब्लॉक ऐसे 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 करते करते फाइनली रेस्ट पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम से लगातार टोटल मैकेनिकल एनर्जी घट रही है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी घट रही है तो आप फॉर्मूला जानते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी का। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 k into a स्क्वायर, जहां a होता है हमारा एम्पलीट्यूड। आप बोलिएगा सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो घट रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर घट रही है तो लगातार इसकी एम्पलीट्यूड घटते जाएगी, एम्पलीट्यूड घटते जाएगी मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट घटते जाएगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट घटते जाएगा तो लगातार ये ब्लॉक कभी आगे कभी पीछे, लेकिन उतना एम्पलीट्यूड तक नहीं जा पाएगा, फिर कम फिर कम फिर कम, और धीरे 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 ब्लॉक किसमें आ जाएगा? रेस्ट पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लगातार सिस्टम से एनर्जी जो है कम होते जाएगा। ठीक, ऐसा ही चीजों को हम कंपेयरिंग करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी LCR हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ। ठीक है, तो सर कैसे कंपेयरिंग करेंगे आराम से समझिएगा। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको याद रखना चाहिए कि यहां पे जो x का वैल्यू होगा सॉल्व करने के बाद, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा मेरे पास a नॉट e का पावर माइनस bt बाई 2m ओमे cos ओमेगा डैश t प्लस 5। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आता है। ठीक है, वो आपको याद रखना है, जेईई मेंस का बहुत सारा सवाल इस पे आ चुका है। ठीक है, याद रखना है। चलिए
अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे एलसीआर सर्किट के साथ, आपको लगेगा कि सर जस्ट इसके जैसा ही कुछ हो रहा है। चलिए समझाते हैं कैसे। हमारे पास एक है हमारा इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है L। इसके साथ लगेगा हमारा एक कैपेसिटर। चलिए सर कैपेसिटर भी लगा दीजिए। सर सिर्फ और सिर्फ अगर इंडक्टर होता और कैपेसिटर होता तो क्या होता? अगर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता और कैपेसिटर होता, अगर सिस्टम में सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर होता और रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आप तो पहले जानते हैं कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी लगातार घटती और इस कैपेसिटर की एनर्जी घट के लगातार इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती। फिर से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता तो फिर से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी घटते जाता और लगातार कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लगातार एनर्जी बढ़ते जाता। मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाता। सर क्यों? क्योंकि यहां पे किसी प्रकार का कोई एनर्जी को डिसिपेटेट करने वाला, बर्बाद करने वाला नॉन कंजर्वेटिव चीजें सिस्टम में नहीं है। सर अगर मान लेते हैं कि अगर सिस्टम में ऐसे रजिस्टर आ जाए, अगर सिस्टम में ऐसे क्या आ जाए रजिस्टर, तो सर मान लेते हैं कैपेसिटर को हम चार्ज कर दिए ऐसे शुरुआत में Q0, दिस इज Q0 प्लस में और ये माइनस में। इस शुरुआत में कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होगी एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस विल बी Q0 स्क्वायर बाय 2c। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इन दिस कैपेसिटर। लेकिन जैसे ही हम इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमको पता है कि इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो करंट आएगा इधर की तरफ। शुरुआत में भले ही करंट जीरो होगा, थोड़ा सा करंट आने में टाइम लगेगा क्योंकि इंडक्टर उस करंट को बढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जिस सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा रहता है उस सर्किट के अंदर करंट को थोड़ा सा बढ़ने में वक्त लगता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से करंट निकलेगा, करंट यहां पर जाएगा थोड़ा सा टाइम टी के बाद, और जब करंट आया इधर की तरफ, करंट आया इधर की तरफ, तो लगातार इस कैपेसिटर पे चार्ज कम होगा। इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। बताइए एक करंट जो है, एक करंट आई, वो इस कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज को बढ़ा रहा है घटा रहा है? आप बोलिएगा सर कैपेसिटर के चार्ज को घटा रहा है, कैपेसिटर के चार्ज को घटा रहा है, इसलिए प्लस डीक्यू की माइनस डीक्यू बाय डीटी, तो माइनस डीक्यू बाय डीटी। एक करंट लिखा गया यहां पर माइनस डीक्यू बाय डीटी। ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब बताइए कि अगर सर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बर्बाद हो रही है तो कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? आप बोलिएगा जब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बर्बाद होगी तो आप याद रखिएगा कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बर्बाद नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ करंट रेजिस्टर से भी पास कर रहा है, लगातार हीट के रूप में भी इस रेजिस्टर के थ्रू एनर्जी क्या होगी? बर्बाद होगी। रेजिस्टर के थ्रू लगातार एनर्जी क्या होगा? बर्बाद होगा। रेजिस्टर के थ्रू एनर्जी अगर लगातार बर्बाद होगा तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की लगातार एनर्जी कम होते जाएगी, पूरा सिस्टम से लगातार एनर्जी कम होते जाएगा। यही बात तो हम यहां पे बोल रहे थे, यही वाला बात तो हम यहां पे बोल रहे थे कि लगातार ये रेजिस्टिव फोर्स जो था वो इस m मास के ब्लॉक की एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी घटाते जा रहा था और सिस्टम से एनर्जी कम होते फाइनली किसमें आ जाता है? रेस्ट पे। तो वैसे ही यहां पर भी है, इस कैपेसिटर की एनर्जी लगातार रेजिस्टर के थ्रू हीट के रूप में लगातार बर्बाद होते जाएगा और फाइनली पूरा सर्किट के अंदर करंट कितना आ जाएगा? करंट भी जीरो हो जाएगा और चार्ज भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। सर एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। सर ऐसा ही कहानी तो इसमें भी है, इसलिए सवाल में हमको इसको और इसके साथ क्या बोला है? कंपेयरिंग करने के लिए। सर काश आप उसके साथ कंपेयरिंग करते हैं, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख पाते हैं, लिख देंगे, अब कंपेयरिंग कर देंगे आराम से। चलिए, तो कुछ समय के बाद सिचुएशन क्या होगा आराम से समझिए। कुछ समय के बाद सिचुएशन क्या होगा आराम से समझिए। कुछ समय के बाद सिचुएशन क्या होगा? ए हमारा हो गया इंडक्टर, ए हो गया हमारा कैपेसिटर और ए हो गया हमारा रेजिस्टर।
कोई भी टाइम टी पे बोल रहे हैं, सर्किट के इस पे चार्ज होगा प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, करंट आएगा ऐसे। सर इस पे हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे केवीएल, तो इस डायरेक्शन में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे केवीएल। तो आप बोलिएगा कि सर यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस। बताइए जब हम इंडक्टर की तरफ करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर हम रेजिस्टर में जाएंगे करंट के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल घटेगा आई इंटू आर। और कैपेसिटर के अंदर तो बताइए माइनस हमेशा पोटेंशियल घटाते हैं, कैसे, इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस, इस प्लेट पे चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज क्या है माइनस क्यू, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इस प्लेट पे चार्ज कितना मिला माइनस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस बराबर 0, पूरा घूम गए। यहां पर हो जाएगा L माइनस में D, I की जगह पे हम लिखवाए थे कि I जो है वो इस Q को बढ़ा रहा है घटा रहा है, आप बोलिएगा I इस Q को घटा रहा है, तो I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी अपॉन पहले से है डी टी और माइनस I की जगह पे डी क्यू बाई डी टी माइनस में और माइनस माइनस प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर आप लिखिएगा तो आएगा मेरे पास, L से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा d2q बाई dt स्क्वायर प्लस आएगा मेरे पास कितना, L से डिवाइड करेंगे तो आएगा, यहाँ r ऊपर था सॉरी, माइनस I की जगह पे माइनस डी क्यू बाई डी टी और इंटू r ऊपर था, हम नीचे लिख दिए थे, प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। तो हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1 बाई आर बाई एल इंटू डी क्यू बाई डी टी और ये प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। ये दोनों हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों के दोनों। अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयरिंग कीजिए और आंसर बताइए इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर हमारा चार्ज है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर हमारा चार्ज है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर लगातार कैपेसिटर पे चार्ज चेंज होगा। सर यहाँ पे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो B के जगह पे क्या है R और M की जगह पे L, तो डैम्पिंग कांस्टेंट B, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पर मास है तो यहाँ पर हमारा इंडक्टर है, ये हमारा इंडक्टर मास की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पे Q है, L है तो यहाँ पर कितना है C, यहाँ पर K बाई M तो यहाँ पर Q बाई LC, यहाँ पर L छूट गया, L से डिवाइड करेंगे तो LC आएगा LC। तो यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो Q की जगह यहाँ तो Q है, ठीक है, यहाँ पर X छूट गया था, बिल्कुल ऊपर वाले में X छूट गया था, यहाँ X है तो यहाँ Q है, K बाई M है तो यहाँ पर 1 बाई LC है, तो K बाई M के जगह पे लिखेंगे 1 बाई LC। बताइए M और L तो कट जाएगा क्योंकि M और L तो सेम है, तो K के जगह पे लिखेंगे 1 बाई C, तो C की जगह पे क्या लिखेगा 1 बाई K। तो ऑप्शन मैच करवाइए, B की जगह पे R, ठीक है, B की जगह पे R सही है, M की जगह पे L, M की जगह पे L सही है और C की जगह पे 1 बाई K, बिल्कुल हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ऑफ कोर्स ये सब हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा हम सवाल को डिटेल में बताने का प्रयास किए ताकि इसमें ढेर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।